थोड़ी सी मार्केट की लॉन्ग टर्म की चर्चा की जाए और बिग मार्केट वर्सेस में खास चर्चा के लिए हमारे साथ कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी मौजूद हैं। और विकास जी की ग्रोथ जर्नी हम सब ने देखी है। एक वो ईडलवाइज से उन्होंने लंबा सफ़र तय किया था, उसके बाद खुद का अपना फंड लॉन्च किया और काफ़ी शानदार ग्रोथ रही है वहाँ पर। और आई थिंक पिछले 6 सालों में विकास जी गुड मॉर्निंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका AUM आई थिंक 10,000 करोड़ के पार निकल चुका है शायद, या तो अभी तो उससे भी ज़्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हम करीबन 12,000 के आसपास हैं। बट वो तो चलते रहता है मार्केट के साथ, ऊपर नीचे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऊपर ही रहे। और आपका टारगेट भी है $2 बिलियन का FY 26 तक। तो विकास जी गुड मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट की इस साल की अब तक की जर्नी को? क्योंकि इस मार्केट ने बहुत कुछ सहा पिछले साल सितंबर के बाद से। वो जो करेक्शन शुरू हुई थी फरवरी तक वो करेक्शन चली, लेकिन उसके बाद से मार्केट में भले ही स्पीड ब्रेकर्स आए हों लेकिन ओवरऑल टेक्सचर पॉजिटिव रहा है मार्केट का। आप कैसे देख रहे हैं? तो ना देखिए, अपने जब बाजार की शुरुआत हुई थी, ये साल की जब शुरुआत हुई थी, तो थोड़ा सा आई थिंक मार्केट हीटेड था। फिर जो यूएस के रिलेटेड ट्रम्प टैरिफ की बात आई, वो सबसे थोड़ा सा करेक्शन हुआ। पर उसी के साथ साथ एक अच्छी इंडियन इकोनॉमी में एक अच्छी बात हो रही थी कि अपने नए जो आरबीआई गवर्नर साहब आए, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करने का माहौल चालू किया और जो लिक्विडिटी डेफिसिट लास्ट ईयर था उसको सरप्लस बनाया। आप देखोगे तो पिछली साल जब क्वार्टरली अर्निंग स्लो डाउन हुई थी दिसंबर क्वार्टर के बाद में, उसका एक बहुत बड़ा कारण था लिक्विडिटी स्क्वीज होना सिस्टम के अंदर। और और सो आई थिंक जो दोनों रिवर्सल हुए, वो शायद मुझे लगता है अप्रैल मई तक मार्केट काफी अप्रैल तक स्पेशली एक ग्लोबल कंसर्न के कारण इग्नोर कर रहा था। पर वो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रक्चरल पॉजिटिव थे। एक्चुअली मार्केट में अगर आप देखोगे तो हम हिस्ट्री से, अपन सब इन्वेस्टर्स रहे हैं वर्षों से, 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट के लिए मार्केट की ड्रीम सिनेरियो होती है जो हमने हमारे सामने हुई, और उसी ड्रीम सिनेरियो के अंदर मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया। तो आपके पास एक्चुअली बहुत अच्छा सेटअप आया, क्योंकि रेट्स कम हो रही है और मार्केट आपको अच्छे भाव मिल रहे हैं। ये सेटअप बहुत रेयरली होता है। तो हमारा भी उस समय भी था और आज भी यही है कि स्ट्रक्चरली इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना थी। जो एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्क्वीज टेक्निकल इशू रिस्क आई थी, वो आई थिंक नए गवर्नर साहब ने आके एड्रेस कर दिया। और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक जो 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 ग्रोथ का, कॉर्पोरेट ग्रोथ का है, वो मोमेंटम वापस बन जाएगा। तो हमारा मानना है Q1 से थोड़ा बनेगा, Q2 से थोड़ा और अच्छा इंप्रूव होगा। पर ये पूरे साल में अर्निंग जो ट्रेजेक्टरी है वो 14-15% की रहनी चाहिए। वो एक बहुत अच्छी शानदार ट्रेजेक्टरी है। और दूसरा हमारा ये भी मानना है कि स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो शॉर्ट टर्म टैरिफ रिलेटेड है, वो भी इश्यूज अभी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है। जैसे आज अनाउंसमेंट आया है कि पहले मिनी डील होगी, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वो थोड़े बाद में डील किए जाएंगे। तो कुछ डिसरप्टिव नहीं हो रहा है, एक स्मूथ वे से आगे बढ़ा जा रहा है। तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक और कंफर्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि बाजार अच्छा ही रहेगा। मैंने ये शायद हमारे एक अर्निंग्स कॉल पे बोला भी था, 15 अप्रैल को हम जब हमने किए थे, कि उस टाइम पे जब ये कंसर्न सबसे ज्यादा थी कि जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब कर रहे हैं, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज प्लेड आउट। कि तो हमको हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ध्यान रखना है। इसमें कोई स्ट्रक्चरल रिस्क नहीं है। टेक्निकल रिस्क आती रहेंगी, पर वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है, पार्ट ऑफ मार्केट है, हमेशा आएंगी। वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो आप कभी प्लान नहीं कर सकते। नहीं, वो बात बिल्कुल आपकी सही है। और ये स्पेस जैसा इसने काफ़ी आउट परफॉर्म भी किया है, जो खासतौर से जो NBFC स्पेसेस हैं और बैंकिंग स्पेसेस हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी दिखाया है। विकास जी, एक आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि आपके, अगर मैं पोर्टफोलियो को देखूं, ऑब्वियसली मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, लेकिन BFSI क्रेडिट की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है 22% की, और फार्मा और API की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। ये स्पेसेस आपको लग रहा है यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेंगी दोनों? जी बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है हम शुरुआत के, इस वर्ष के शुरुआत से ही हमने, जब जब हमने देखा कि आरबीआई गवर्नर ने आके पॉलिसी चेंज किया है, तो हम सिग्निफिकेंट ओवरवेट हो गए थे आईटी कंपनी, अपना बैंकिंग कंपनीज के अंदर। क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इमीडिएटली बैंक्स को ही मिलता है। बाकी इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा धीरे परकुलेट डाउन होता है। तो हम, और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो बैंक सबसे बड़े अंडर परफॉर्मेंस थे। तो अगेन आपको एक ऐसी सिचुएशन मिली कि अंडर परफॉर्मेंस के ईयर के बाद में सही प्राइसेस एंड स्ट्रक्चरली कुछ अच्छा चेंज हो रहा है। तो ये मौके कम कम आते हैं। तो इसलिए हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा एक्सपोजर काफी बड़ा किया।
और दूसरा जो आपने बताया फार्मा और एपीआई, उस स्पेस पे हम काफ़ी पॉज़िटिव हैं, काफ़ी बुलिश है पिछले 2-3 सालों से। तो हमारा ये ओवरवेट स्टैंस बना हुआ है। इस साल में भी हमने कुछ खरीदे हैं और ये एक स्ट्रक्चरल अपॉर्च्युनिटी है। ये आप चाहे फार्मा ले लो, दोनों अलग-अलग सेक्टर है। फार्मा, एपीआई एंड सीडीएमओ दोनों अलग-अलग है, दोनों का बहुत ज़्यादा लिंकेजेस नहीं है वैसे, पर दोनों ही सेगमेंट बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये आने वाले 5, 7, 10 सालों में स्ट्रक्चरल अपॉर्च्युनिटीज़ है और उसमें आपको स्टॉक लेके बैठे रहना है क्योंकि उसमें ऊपर-नीचे होगा पर फुलनेस ऑफ टाइम में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन क्रिएट होगी। तो इसलिए उस सेगमेंट में हम स्ट्रक्चरली ओवरवेट रहे हैं और हमने अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं किया, हम वहीं ऐसा रखे हमारा प्लान है वैसा रखने का कुछ समय तक। विकास जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ और बैंकों पे जो आपका टेक है वो पहले से मेरे को इनफैक्ट आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आप इस बात को मैं बहुत जानता हूँ। अच्छा, ये जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही विकास जी की 100 बेसिस पॉइंट का कट, दैट्स सब्सटेंशियल वन। और एक और बात, जब हम फरवरी में बजट देख रहे थे वहाँ पे इतना बड़ा टैक्स कट, एक सेक्टर जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया और इस बार बाई चांस क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, वो है एफएमसीजी पर। आपका टेक क्या है? उस वक्त हमने सोचा था पोस्ट बजट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, लेकिन वो कोलैप्स हो गई पूरी रैली। आज क्वार्टरली अपडेट्स के बाद जब कंपनियां कह रही हैं कि थोड़ी डिमांड में पिकअप है, आप एफएमसीजी को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? आपने क्या दाव खेला है या फिर व्यू क्या रखते हैं आप इस वक्त? जैसे हमारा ये मानना है कि देखिए मार्केट्स शॉर्ट टर्म व्यूज को रिएक्ट करता है। जब मुझे याद है बजट का जब टैक्स रेट कट आया तो सारे एफएमसीजी स्टॉक्स ऊपर थे। मैंने एक अपने कोई इंटरव्यू में कमेंट भी किया था, ये एकदम पागलपन है क्योंकि जस्ट कोई सरकार में टैक्स काट दिया तो उससे कोई कल क्वार्टरली नंबर साबुन खरीदने में नंबर नहीं बढ़ जाएंगे, वो सब नहीं होगा। तो एफएमसीजी कंपनीज का ड्राइवर ऐसे नहीं होता है, आई थिंक सो। एंड दूसरी बात, एफएमसीजी कंपनीज काफी हाईली वैल्यूड हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस कंपनी का स्ट्रक्चरल बिजनेस मॉडल ठीक है जिसका बेनिफिट हो रहा है। तो आप देखेंगे तो अभी थोड़ा-थोड़ा डिमांड, वैसे डिमांड कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो, तो कुछ-कुछ कंपनियों के मॉडल में डिमांड वापस आ रही है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं और अभी मॉनसून की वजह से थोड़ा-सा ये भी माहौल बन रहा है कि हो सकता है रूरल, अर्बन सब डिमांड ठीक हो जाए। तो उस वजह से थोड़ा-सा सेक्टर में वापस आ रहा है, बट हमारा इस सेक्टर पे थोड़ा-सा जनरली इसके वैल्यूएशंस को देखते हुए रुझान हमेशा कम रहता है क्योंकि हमको हमारे पास ₹1 है, उस रुपए को हमको एलोकेट करना है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो हमको जनरली एफएमसीजी में स्ट्रक्चरल रिस्क रिवॉर्ड कम दिखता है। वहाँ पे कंपनियाँ फिर भी ठीक करेंगी, पर स्ट्रक्चरल रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे थोड़ा बड़ा पैसा रिस्क एडजस्टेड बन जाए, वो थोड़ा कम दिखता है हमें। तो इसलिए हमारी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स एफएमसीजी स्पेस में नहीं है। ओके, अभी बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मतलब एफएमसीजी में आपकी होल्डिंग नहीं है। एक दो बास्केट और जिस पर मैं आपका व्यू चाहता हूँ विकास जी। कैपिटल मार्केट थीम ने बहुत लोगों को पैसा बना के दिया और जिन्होंने शायद अक्टूबर के डिप्स को बाय किया, नवंबर के डिप्स को बाय किया, पैसा उन्होंने भी खूब बनाया। अब आपका व्यू इस प्राइस पर, आई मीन बीएससी, एमसीएक्स, सारे के सारे डिपॉजिटरीज और इवन आई थिंक कंपनियां भी, आई मीन इंडिविजुअल कंपनियां, सब ने अच्छा पैसा क्रिएट किया। इस प्राइस पे कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या? आपका व्यू क्या है इस पर? मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक पे कमेंट नहीं करूंगा, बट आप जो जो भी सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो कैपिटल मार्केट से लिंक्ड है और कुछ प्लेटफॉर्म प्लेयर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्लेयर्स हैं, तो आप देखेंगे तो ये बिजनेसेस जो है इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है। इंडिया में हर तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज इज वाइड, चाहे वो डीमैट को लेके हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट के लेके हो, इंश्योरेंस को लेके हो, तो ये और म्यूचुअल फंड्स को लेके बास्केट बढ़ रही है और ये आने वाले सालों में और बढ़ेगी। ये ट्रेंड एकदम सिमिलर जो यूएस में 80s में 90s में हो वैसा ही है। तो ये इसको इसको आपको उस नज़रिए से ही देखना पड़ेगा। टैक्टिकली 1-2 क्वार्टर छोटी-मोटी न्यूज़ आते सब होते रहेगा, पर मुझे लगता है ये सारी की सारी कंपनियाँ अगले 5 7 10 सालों में बहुत बड़ी हो जाएँगी। क्योंकि आप सोच सकते हैं, एक चाहे आप भले कोई म्यूचुअल फंड को ले लीजिए, एक टाइम पे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड का एसेट्स 10,000 करोड़ हुआ करता था। आज हमको 25,000 करोड़ रुपए महीने की एसआईपी आती है इंडस्ट्री लेवल पे। तो फुलनेस ऑफ टाइम में जैसे-जैसे पैसा बढ़ता है, जैसे जीडीपी ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ती है, वो चैनलाइज़ होके इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स और पार्टिसिपेंट्स के थ्रू चैनलाइज़ होती है एंड गेट्स इन्वेस्टेड। सो ये बहुत स्ट्रक्चरल गुड प्लेज़ हैं और हाइली कैपिटल एफिशिएंट प्लेज़ होते हैं, आरओसीज़ वगैरह अच्छी होती हैं। तो खाली आपको ये देखना है वैल्यूएशन, रिस्क रिवॉर्ड, उसके बाद में आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। बट स्ट्रक्चरली स्पीकिंग ये सेगमेंट बहुत अच्छा और वैलिड सेगमेंट है। अच्छा विकास जी, मैं आपका अगेन एक पोर्टफोलियो
मैं गो थ्रू कर रहा था, उसमें मैं मार्केट कैप एलोकेशन देखकर थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। 27% आपका लार्ज कैप है, 39% मिड कैप और 33% स्मॉल कैप है आपका। तो काफ़ी मिड और स्मॉल कैप डोमिनेटेड पोर्टफोलियो है आपका। इस मार्केट में आपको लगता है यहाँ पर भी मिड कैप और स्मॉल कैप इतनी बड़ी रैली के बाद जो हमने देखे हैं पिछले कुछ साल में, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा अल्फा जनरेट करके दे सकते हैं? अनुज, मैं आपको इसको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लोग बोलते हैं रिस्क स्मॉल एंड मिड कैप में होती है, ये एक्चुअली टोटल गलत फिलॉसफी है। अकॉर्डिंग टू मी रिस्क दो तरह की होती है। एक रिस्क होती है लॉस ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, जो आपका रुपया पूरा टूट जाए। दूसरी रिस्क होती है रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी, कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ऊपर नीचे जाए। नाउ मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर दूसरी रिस्क बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जब मार्केट सेंटीमेंट खराब होता है तो सब लोग बेचते हैं, तो स्टॉक्स ज्यादा ड्रॉ डाउन करते हैं। पर अगर आप, ये भी सच है कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर, इफ यू लाइक ए कंपनी एंड ए बिजनेस एंड ए मैनेजमेंट, आप उस कंपनी को स्मॉल बाई करना चाहोगे ताकि आपका बहुत बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में बन पाए, राइट? तो मैं मानता हूं कि अगर कोई सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर जो वॉलेटिलिटी रिस्क को सहन कर सकता है, जो मुझे लगता है काफी बड़ा सेगमेंट है, तो आपको एक्चुअली ये स्मॉल एंड मिड कैप में ऐसी ऐसी आइडिया मिलेंगी जैसे आपको सॉलिड रिटर्न बन सके, 20, 25, 30% रिटर्न बने। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग फंड आपने देखी है, हमने अक्टूबर 2020 में लॉन्च की थी, सारी मिड एंड स्मॉल कैप थी। आज उसका रिटर्न 40% के आसपास चल रहा है, 6 साल से और 5 साल से। तो तो क्योंकि उसमें आपने और हमने चर्न ज्यादा नहीं करते, तो अब उसमें कंपनी, अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करके, अच्छी मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करके बैठ जाओ, उसमें आपको 5 गुना 10 गुना पैसा बनता है। इस जर्नी में आपको 30% की भी ड्रॉडाउन आती हैं। तो मैं मानता हूं कि स्मॉल और मिड कैप की रिस्क जो है, टाइप बी रिस्क जिसको हम बोलते हैं, रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी इज स्लाइटली हाई, बट टाइप ए रिस्क अगर आप कंपनी को चूज सही करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट की क्वालिटी सही अपना काम कर लेते हैं, तो वो ज्यादा नहीं होती है। तो ये समहाउ एक क्रिएट कर दिया गया मिड एंड स्मॉल कैप बिग रिस्क की। एक्चुअली रिस्क इज नॉट इन द मार्केट कैप, रिस्क इज इन द बिजनेस मॉडल एंड इन द मैनेजमेंट क्वालिटी। अगर आप वो दोनों चीजें समझ जाते हैं, तो आपको स्मॉल या मिड उससे क्या फर्क पड़ता है। इनफैक्ट ये दोनों सही है तो मैं कंपनी को छोटा खरीदना चाहूंगा। I would rather buy a company which is small but great management and great business model, so that I can run it for a very long time. तो hence हमारी जो भी अप्रोच रही है इन्वेस्टिंग की, वो यही रहती है कि अच्छे क्वालिटी मैनेजमेंट पे और अच्छे बिजनेस मॉडल पे पैसा लगाओ एंड आप उसको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करो। एंड इसलिए हमको कभी घबराहट नहीं होती है। इवन आप देखेंगे तो हमने पूरे पिछले 1 साल में एक नैरेटिव बन रहा है स्मॉल मिड कैप सा रिस्की, हमने कभी घबराहट नहीं की। हम हमारे पोर्टफोलियो को वैसे ही बनाए रखे जैसे थे। बीच में मार्केट आया, वापस आ गया। अगर आप देखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो नीचे से बेटर रिकवर हुआ है एज कंपेयर टू मार्केट। तो दैट शोज द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। बिल्कुल नहीं, खैर और काफ़ी मतलब ऑब्वियसली आप स्टॉक्स पे बात करेंगे नहीं, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी रिसेंट लो से अच्छे मूव्स देखे हैं हमने। ये डिफेंस में आपका क्या व्यू है? अब आपकी पर्सनल कैपेसिटी में भी एक बहुत बड़ी डिफेंस होल्डिंग है, पोर्टफोलियो में आपके हैं क्या डिफेंस स्टॉक्स, और अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डिफेंस एक अच्छा सेगमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस डिफेंस में पिछले 1, 1.5, 2 साल में काफी फैड बन गया। उसकी वजह से जो कंपनी डिफेंस नहीं भी करती, अपने आप को पोजीशन डिफेंस करती है। जैसा कि बताता हूँ, एक कंपनी हम मिले, उसका डिफेंस 5% है, पर उसकी पिच पूरी डिफेंस के अराउंड ही है। तो कहने का मतलब, इस सेगमेंट में जब कोई फैड बनता है तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ऑन क्वालिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल, ऑन क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ द और द वैल्यूएशन। जो तीनों चीज स्ट्रेच हो चुकी थी पिछले 1, 2 सालों में, जो अभी थोड़े थोड़े कुछ करेक्ट हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा डिफेंस सेगमेंट अच्छा है, और आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस मॉडल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे मार्केट में जब फैड चलती है तो काफी मैनेजमेंट प्रोमोटर्स आके मार्केट को थोड़ा मिसगाइड करके उसका फायदा लेना चाहते हैं। तो खाली केयरफुल रहने की जरूरत है, सेगमेंट अच्छा है। ओके विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और मतलब इंडस्ट्रीज पे अपना व्यू रखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलते हैं अब